हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन सर जीएस 2020 क्लासेस में आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जीव विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न प्रस्तुत किया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है, मानव मूत्र है। मानव मूत्र का स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय, अम्लीय, न्यूट्रल। तो इसमें होगा ए, क्षारीय होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए क्षारीय है। अगला प्रश्न, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया को हाथी पाँव कहते हैं। हाथी पाँव रोग कृमि से होता है। कृमि, जिस कृमि का नाम है बाउचेरिया बैंक्रोफ्टी। बाउचेरिया बैंक्रोफ्टी। बाउचेरिया बैंक्रोफ्टी एक कृमि है जिसकी वजह से फाइलेरिया रोग होता है। वायरस से नहीं, जीवाणु से नहीं। अगला प्रश्न, दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय, पीयूष ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, प्लासेंटा। तो इसमें होगा पीयूष ग्रंथि। दुग्धजनक हार्मोन्स जो होता है दुग्धजनक लैक्टोजन या ऑक्सीटोसिन ये दो दुग्धजनक हार्मोन्स हैं जो दूध स्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? द्वितीय उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया, उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। इसमें होगा कौन सा जोड़ा सही है? घास द्वितीय उपभोक्ता नहीं होता, इसलिए गलत है। उत्पादक हिरण उत्पादक नहीं, ये भी गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, ये भी नहीं है, गलत है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। अपघटक बैक्टीरिया अपघटक होता है। अपघटक उसे कहते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिला देता है, उसे हम अपघटक कहते हैं। इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी मैमल्स कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, ब्लू व्हेल, गैंडा, दरियाई घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनधारी और भारी जो हो, इसमें ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनी है और भारी भी होता है, इसलिए यह सही है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी, तो अफ्रीकन हाथी होगा, तब ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन प्रश्न में पूछा है सबसे भारी स्तनधारी, स्थलीय का नाम इसमें नहीं है, इसलिए ब्लू व्हेल सही होगा। अगला प्रश्न, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है को कहते हैं। ऐसी परिस्थिति जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसा रोग वो रोग जिसमें ग्लूकोज की कमी से होता है। तो मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं, ये ग्लूकोज की अधिकता से होता है, ये हो नहीं सकता।
टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये भी गलत है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, ये भी नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया ये ऑप्शन सही है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो माने होता है कम, हाइपो मीन्स होता है कम, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। वह एक और होता है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया ये ग्लूकोज की अधिकता से होता है, लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पुरानी और आरबीसी कण कहाँ नष्ट होते हैं? यकृत में नहीं, अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, यहाँ पे निर्माण होता है, ये भी नहीं। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आमाशय, इसमें भोजन का पाचन संबंधित है, ये भी नहीं होगा, इसलिए प्लीहा जो इसे आंसर होगा, प्लीहा सही है। इसको हम स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन या फिर तिल्ली भी कहते हैं। तिल्ली आम बोलचाल की भाषा में इसे तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, प्लीहा। यहाँ पर आरबीसी नष्ट होती है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सही उत्तर के साथ सही सूची फर्स्ट या सेकंड से जोड़े बनाइए। इसमें कुछ विटामिन से दिए हैं, उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। विटामिन बी1 को हम थायमिन कहते हैं, इसलिए 3 से मिलता है। बीटी को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये 4 से मिलेगा। B6 को पारिडॉक्सिन कहते हैं, ये 1 से मिलेगा। और B12 को साइनोकोबाल्टमिन कहते हैं, ये 2 से मिलेगा, इसलिए 1 का 3 ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, सही सूची फर्स्ट में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची सेकंड में दिए गए तत्जनित रोगों से मिलान कीजिए। इसमें कुछ रोग दिए गए हैं और उसके स्रोत किसकी वजह से ये रोग होता है, इसमें मिलान करना है। बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? तपेदित जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी या यक्ष्मा या क्षय रोग, इसको टीबी कहते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होता है। फंगस से होता है। दाद से फंगस होता है। प्रोटोजोअन से काला जार होता है। वायरस से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो ए का 2 बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हम मिला लेते हैं। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता है एक। कुकुरमुत्ता को इंग्लिश में एगेरिकस कहते हैं, एगेरिकस कहते हैं कुकुरमुत्ता को। कुकुरमुत्ता एक है शैवाल परजीवी फफूंद हरा पौधा। कुकुरमुत्ता फफूंद में आता है, फंगस है ये, फंगस या फफूंद, फंगी, इसे फंगी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं फंगस, और कुछ फंगस लाभदायक भी होते हैं, जैसे मशरूम एक ऐसा फंगस है, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, इसको हम सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न,
एंजाइम क्या होते हैं? स्टेरॉयड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। एंजाइम का निर्माण शरीर के अंदर होता है, इनको हम बाहर से नहीं प्राप्त कर सकते और ये भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? रासायनिक रूप से ये प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न, यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। यीस्ट एक प्रकार का जीव है जो किसका स्रोत है? यीस्ट से क्या बनता है? विटामिन सी नहीं, विटामिन सी नहीं होता। इनवेस्ट ये भी नहीं, प्रोटीन नहीं। यीस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का स्रोत है यीस्ट है। यीस्ट में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए तथा प्रोटीन से, आरएनए से। तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए तथा प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दोनों बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि रूप में व्यवहार नहीं करता? बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि रूप में व्यवहार नहीं करता। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण ग्रंथि, अंडाशय। बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का व्यवहार नहीं करता। तो इसमें पीयूष ग्रंथि जो है ये केवल अंतःस्रावी होती है। इसमें क्वेश्चन के आधार पर तो यही सही होगा। अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है, ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करता है। अग्नाशय को पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियास ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों को तरह व्यवहार करता है। इसमें नहीं जो है काट नहीं होना चाहिए, इसमें ये गलत है। इसलिए क्वेश्चन ये बनता है इसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये है अग्नाशय। प्रश्न में मिस्टेक है। पीयूष ग्रंथि, वृषण और अंडाशय ये केवल अंतःस्रावी हैं, लेकिन अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी अर्थात हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करता है। वो कौन सी ग्रंथि है? उसे हम अग्नाशय कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु, रुधिर का कण सबसे बड़ा लसिकाणु, एक केंद्राणु मोनोसाइट्स, बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी एर्थोसाइट्स। तो सबसे बड़ा रुधिराणु इसमें बिंबोसाइट्स हैं। बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट जिसे कहते हैं सबसे बड़ा रुधिराणु है। आरबीसी सबसे छोटा कण होता है, केंद्रक रहित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। मोनोसाइट्स ये डब्ल्यूबीसी का एक भाग है। मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का भाग है। और लिम्फोसाइट्स ये भी एक प्रकार का कण है, लेकिन सबसे बड़ा कण जो होता है रक्त का वो बिंबाणु होता है, जिसको हम प्लेटलेट भी कहते हैं। प्लेटलेट, बिंबाणु को हम प्लेटलेट भी कहते हैं। ये श्वेत होता है और सबसे बड़ा आकार में होता है।
अगला प्रश्न, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है कीड़ों से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से? तो कीटों से नहीं, जीवाणुओं से भी नहीं। पशु महामारी जो होती है विषाणु से होता है, वायरस से। पशु महामारी का नाम है गलाघोटू। इस रोग में पशु की लार ग्रंथि सूज आती है और वो सांस नहीं ले पाता, उसके मुंह से लगातार लार निकलता रहता है। श्वसन ग्रंथि दब जाने से उसकी मौत हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा संकेतित संबंध लाइकेन निर्मित करता है? लाइकेन के निर्माण में इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो एल्गी तथा फंगस से मिलकर बना होता है। कुछ इसका आकार एक थैले के नुमा होता है, ऐसे आकार में कुछ होता है। इसका ऊपर वाला भाग जो होता है वो एल्गी होता है, एल्गी, और नीचे वाला फंगस होता है। ऊपर वाला हरा होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाता है और नीचे वाला जमीन से खनिज तत्व लेता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को सहजीवी के रूप में काम करते हैं और एक पौधा लाइकेन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, वो जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला वो कौन सा जीव है? ऑप्शन ए शैवाल नहीं, बैक्टीरिया नहीं, फंजाई नहीं, ये भी नहीं, लाइकेन ये वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है या सूचक है। जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है ये वहाँ पर ही उगता है। सेलुलोजी भित्ति किसके सेलों से पाई जाती है? सेलुलोज की कौन सी किसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? पशुओं में नहीं, फंगस में नहीं, पौधों की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए मेमोग्राफी स्तनों में होती है, एंजियोग्राफी रुधिर कणिकाओं में रुधिर वाहिनियों में होती है, इंडोस्कोपी ये मलाशय में होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय में होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी से ही बच्चे की जांच होती, भ्रूण की जांच होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी से मलाशय रेक्टम की जांच जो होती है इंडोस्कोपी कहते हैं। पेट की जांच भी इसी से होती है। एंजियोग्राफी से रक्त हृदय रोगियों की एंजियोग्राफी की जाती है। रुधिर वाहिनियों की सफाई एंजियोग्राफी के माध्यम से होते हैं। मेमोग्राफी स्तन कैंसर या स्तन से संबंधित विकारों की जांच मेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, पहला का 3 और बी का 4 होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत का डीएनए उंगली छाप केंद्र स्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, लेकिन इसकी शाखाएं लखनऊ में भी है और कुछ चंडीगढ़ में भी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र
हैदराबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ में है। इसका मुख्य केंद्र हैदराबाद में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसकी एक शाखा है, एक चंडीगढ़ में इसकी एक शाखा है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है कास्टिक सोडा नहीं। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है ऊनी चटाई। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है ऐसा पदार्थ जो आसानी से मिट्टी में ना मिले, जो आसानी से मिट्टी में ना मिले उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैव निम्नीकरण उसे कहते हैं जो आसानी से मिट्टी में मिल जाए। क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है, इसलिए ऐसा कौन सा है इसमें जो मिट्टी में नहीं मिलता है, प्रदूषण फैलाता है? ऊनी चटाई जो है ये एक प्रकार का प्लांट से ही होता है, ये आसानी से मिट्टी मिल जाएगा। चमड़े का बैग ये भी आसानी से मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ जाएगा। जूट की डोर ये भी प्लांट से होता है, ये भी सड़ जाएगा। चांदी की परत ये एक प्रकार की धातु होती है जो आसानी से मिट्टी में नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, चांदी की परत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? लौह तत्व आयरन जिसमें है Fe, आयरन की मात्रा किस खाद्य पदार्थ में भरपूर है? गेहूं में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में प्रोटीन अच्छा होता है, संतरा में विटामिन सी अच्छा होता है, इसलिए ऑप्शन सी, सेब में आयरन भरपूर पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? ऑप्शन ए गुर्दा, किडनी जिसे कहते हैं, यही सही होगा। किडनी जो है जल का संतुलन बनाने में सहायक है। हृदय ये रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का, पंप करने का काम करता है हृदय। फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है। यकृत में पित्त का निर्माण और कुछ प्रोटीनों का निर्माण होता है, ये पाचन संबंधित हैं। और गुर्दा जो है यहाँ रक्त क्षमता है, फिल्टर होता है और जल के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है, इसलिए किडनी सही है। अगला प्रश्न, प्याज का खाद्य अंश है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्तियाँ, पुष्प, तना। प्याज का तना खाया जाता है, प्याज के तना को हम बल्ब कहते हैं, बल्ब। प्याज एक भूमिगत तना है जिसका हम खाते हैं, जड़ नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? कोरल रीफ। प्रवाल कोरल रीफ जो समुद्र में पाया जाने वाला एक जंतु होता है, जो मूंगे की चट्टान जिसे कहते हैं, जिससे मूंगे की चट्टान बनती है। ये मोलस्का संघ का जंतु है, सबसे अधिक प्रभावी कारक है इसमें, जो प्रवाल को नष्ट करता है या उनको नष्ट करने में सहायता करता है। तो सागरीय प्रदूषण ये तो है ही है, इससे भी होता है। सागरों की लवणता ज़्यादा हो जाती है, इससे प्रवाल प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे सटीक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय तल में तापमान की वृद्धि होने से सागरीय जल का तापमान अधिक होने के प्रवाल विरंजन हो जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग प्रभावी होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, दूध का धवल रंग, धवल माने
सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग। दूध का सफ़ेद रंग केसीन की वजह से होता है। दूध का पीला रंग केराटिन की वजह से होता है। दूध में शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापते हैं। दूध में कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है? तो लैक्टोज शुगर होता है दूध में। इसी प्रश्न में जो पूछा गया है इस अनुसार ऑप्शन डी सही है। धवल रंग केसीन की वजह से होता है। एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अंडे की जर्दी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, तंबाकू में निहित है। तंबाकू एक उत्तेजक पदार्थ है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ऑप्शन सी सही है। कैफीन कॉफ़ी में होता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है। कोडीन ये मॉर्फिन जो होता है अफीम में होता है। अफीम में मॉर्फिन होता है। कोडीन ये भी एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ है जो हीरोइन में होता है। हीरोइन एक प्रकार का ड्रग्स है जिसमें कोडीन होता है। कैफीन कैफी में होता है। निकोटीन तंबाकू में होता है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। तंबाकू में पाए जाने वाले पदार्थ को निकोटीन कहते हैं। कॉफ़ी में कैफीन होता है। अफीम में मॉर्फिन होता है। और कोडीन हीरोइन एक प्रकार का ड्रग्स होता है उसमें होता है। दूसरा प्रश्न है, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। फूल के मादा प्रजनन अंग को पिस्टल कहते हैं और नर जनन अंग को स्टेमेन कहते हैं। पिस्टल जो होता है पुष्प का मादा प्रजनन अंग होता है। स्टेमेन नर प्रजनन अंग होता है। अगला प्रश्न, बस आज इतना ही प्रश्न। अब अगले वीडियो में फिर आपका हम स्वागत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।